गुड इवनिंग। 17th बीपीएससी इंटरव्यू को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डीबी का डेट आ गया है। 29 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी 2026 तक आपका डीबी होने वाला है और वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो 26 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक डाउनलोड होगा। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट आपने 17th बीपीएससी मेंस का फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था, जो भी पहले फॉर्म भरते टाइम आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था पीटीए मेंस के टाइम, वो आपके ही अपने डॉक्यूमेंट में बीपीएससी अपना सिर्फ एक लोगो लगा देती है। आप देखते हैं ना, जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का लोगो रहता है या सीबीएसई का लोगो रहता है वाटरमार्क के तौर पे, तो उस पीडीएफ में लोगो लगा हुआ रहेगा। उसको बीपीएससी का जो लोगो लगा हुआ रहेगा वही वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है आपका। उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट करवा के लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों को। एक एक करके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो जो आपके क्लासेस चल रही हैं उस क्लास में हम लोग एक एक करके कोई भी डाउट रहे तो उसको क्लास के लास्ट में आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। वैसे आप आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन भी रखा गया है पेड बैच में कि आप ऑफिसर से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस तरीके का कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। जो ईबीसी है, ओबीसी है, उसके लिए एनसीएल का प्रावधान है, ईडब्ल्यूएस है, उस बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रावधान है। उसके बाद जो बच्चे जॉब में हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी में हो, पीएसयू में हो, चाहे केंद्र सरकार में जॉब कर रहा हो या किसी अन्य राज्य सरकार में जॉब कर रहा हो या बिहार सरकार में ही अन्य जगह पे जॉब कर रहा हो, उसे किस तरीके से एनओसी वगैरह लेके जाना है, वो सारे डाउट हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे इस वीडियो में भी। और फिर भी कुछ पर्सनलाइज डाउट बच ही जाएंगे, क्योंकि हर बार हम लोग ये बनाते हैं वीडियो, क्लास लेते हैं इंटरव्यू का, तो हर बार कुछ ना कुछ बच्चों का डाउट मन में रहता ही रहता है। डाउट रहने का कारण ही है कि स्पेसिफिक पर्सनलाइज टाइप के डाउट होते हैं, इसलिए वो रह जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखेंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो को देखिए। बहुत सारे डाउट यहाँ पे आपके क्लियर भी हो जाएंगे कि आरओ लेवल का सर्टिफिकेट लेके जाना है, एसडीएम लेवल का लेके जाना है, जो एफिडेविट बनवाना है वो नोटरी का बनवाना है कि किसका बनवाना है, सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। ये बीपीएससी का बैच है, लक्ष्य बैच और प्रारंभ बैच। लक्ष्य बैच में पूरी कंप्लीट फैसिलिटी दी गई है बीपीएससी को लेकर के। इसमें लाइव क्लासेस आपकी होती हैं, ऑफिसर्स आपके क्लास ले रहे हैं, अलग अलग ऑफिसर्स आते हैं, क्लास लेते हैं। उसके बाद पर्सनल डाउट सेशन है, आप ऑफिसर्स से इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनली डाउट पूछते हैं, 1-to-1 डिस्कशन होता है ऑफिसर्स के साथ। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ में करवाया जाता है। उस स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, वीडियो क्लासेस, सारी चीज़ें हैं। और इसी बैच का जो लाइव वाला सेक्शन है उसको अगर हटा दिया जाए तो वो बन जाता है प्रारंभ बैच। तो उसमें सिर्फ क्या है, जो वीडियो क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, यानी कि लाइव सेक्शन इसका काट दिया गया है इससे। तो ये लाइव वाला जो फीचर है उसमें 1-to-1 डिस्कशन वगैरह नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसकी फ़ी है 999 रुपये और इसकी फ़ी है 1799 रुपये। ये देख सकते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। अच्छे से मटेरियल बनाया गया और बहुत सारे बच्चों ने इस मटेरियल का लाभ उठाया है और उन्हें अंतिम समय में इंटरव्यू में काफ़ी लाभ भी हुआ है। ये हॉबी से रिलेटेड प्रश्न है, टीचिंग एज ए हॉबी अगर किसी की है तो उससे रिलेटेड ये जो बिहार स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको लेकर के ये सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो बच्चे का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग वाला है उनके लिए है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उनके लिए। न्यूज़पेपर की कटिंग लगातार अवेलेबल करवाई जा रही है। ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का क्वेश्चन है, या सोशियोलॉजी एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर किसी का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है तो। इसी तरीके से सारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन अवेलेबल करवाए गए, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इतने सारे हॉबीज पे क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए गए हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे पेमेंट करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेमेंट करने के बाद ये नंबर है 9430840665, इस नंबर पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आपको जो है कि ऐड कर दिया जाएगा आप जिस भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए, अलग से कोई एडमिट कार्ड बीपीएससी में इंटरव्यू का जारी नहीं होता है, इसलिए आपको जो मेंस का एडमिट कार्ड है उसी को लेके जाना है। जो स्टिकर लगा हुआ एडमिट कार्ड है उसको लेकर के जाएंगे। अगर आपके पास स्टिकर लगा हुआ नहीं है या खो गया है तो अपना जो ई एडमिट कार्ड है उसका ही प्रिंट आउट करवा के आप लेके चले जाएंगे। ठीक है, प्रपत्र 1 दिया गया है, ये हम प्रपत्र 1 दिखा भी देंगे कि कैसा है प्रपत्र 1, उसको कैसे फिल करना है वो भी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपने भरा था जो पोस्ट प्रेफरेंस मेंस के टाइम, उसी को मान्य रखा गया है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके के जाना है बच्चों को, कौन कौन से लेके जाना है उसको देखते हैं। देखिए, मेंस का जो आपने फॉर्म फिल किया होगा, मेंस का फॉर्म फिल करने के बाद जो प्रिंट आउट निकालने के लिए दिया जाता है उसको प्रिंट आउट ले करके आप जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ से आता है कि और कौन-कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएँगे, तो मैट्रिक में 2 बातें होती हैं। जो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि जन्म तिथि और नाम वेरिफ़िकेशन करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के वेरिफ़िकेशन के लिए ये आपको लेके जाना अनिवार्य है और उसमें दोनों बात है कि मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि जो मैट्रिक ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट था उसे और जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसे, दोनों को लेके आपको जाना होगा। इसमें उम्मीदवार अपने स्तर से यह आश्वस्त खोलेंगे कि उक्त प्रमाण पत्र में उसका नाम, जन्म तिथि तथा पिता का नाम सही हो। अब अगर किसी का पिता का नाम में कोई गड़बड़ी हो, ए के आई के बदले ई आ गया हो, कई बार होता है ना ऐसा, इंग्लिश में जब नाम लिखते हैं तो उसमें क्या करना है, उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट बनवाना है तो उसको कहाँ से बनवाएंगे, कोर्ट से बनवाएंगे, तो कौन सा बनवाएंगे, नोटरी वाला या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला, तो जो आपकी इच्छा हो वो उसे आप बनवा सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल रहता है वहाँ पे। उसके बाद है कि अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जो आपका ग्रेजुएशन, बीपीएससी की योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है एंड मार्कशीट भी लेकर के जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब बहुत बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि सर मेरे पास तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ही नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी ने दिया ही नहीं। बिहार में है ऐसे कुछ महान यूनिवर्सिटी हैं हमारे बिहार में, जैसे एक मगध यूनिवर्सिटी है, एक बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ये इतने, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, छोड़ो। पिछले बार बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि यूनिवर्सिटी डिग्री ही नहीं दे रहा है बच्चों को। आप सोच सकते हैं ऐसे ऐसे महान विश्वविद्यालय हैं हमारे यहाँ पे। तो अपना जो ओरिजिनल डिग्री है उसे निकलवा लें यूनिवर्सिटी से, अगर नहीं निकला है अभी तक तो। अगर नहीं ही मिलता है किसी भी तरीके से तो फिर प्रोविजनल एक्सेप्ट किया जाता था। अभी तक 69 तक तो किया जाता था, इस बार क्या करेंगे कहना मुश्किल है। तो हम कहेंगे कि प्रयास करें अपना ओरिजिनल डिग्री अवश्य लेकर के जाएं। सिर्फ प्रोविजनल से काम वैसे नहीं चलता है। पिछली बार तक उन्होंने लिया था, अब उनका बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, हम इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ईबीसी ओबीसी जो बच्चे हैं, आप जानते हैं कि ईबीसी ओबीसी को क्या लगता है, अनसीएल सर्टिफिकेट लगता है, तो अनसीएल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता का नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये महिला उम्मीदवार अब हर बार कॉलम में आपको आएगा, यहाँ भी महिला उम्मीदवार, फिर यहाँ भी महिला उम्मीदवार, तो एक ही बार में समझ लेते हैं। पहले जो आपकी जाति है उसका वेरिफिकेशन किससे होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पिता के जाति से होता है। वैसे उम्मीदवार कई बार होता क्या है कि महिलाएं शादी कर लेती हैं, लड़कियां दूसरे कास्ट में भी शादी कर लेती हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो जाता है, या फिर दूसरे स्टेट में भी कई बार लड़कियों की शादी हो जाती है। तो दोनों के कंडीशन में बिहार सरकार क्या करती है, उसे रिजर्वेशन का लाभ देती है, लेकिन उसे महिला उम्मीदवारों के लिए उसके पति के नाम से निर्गत डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उसके पिता के नाम से होना चाहिए, पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, तभी तो क्लियर हो पाएगा कि उसके पिता किस जाति के थे और वो उसके पिता बिहार के निवासी थे या नहीं थे। बाद में कि आपका रेसिडेंस वगैरह जो बनेगा वो आपके अपने पति के नाम से ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लेके जाना है। जो पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार है या ईबीसी ओबीसी, आपको अनसीएल लेके जाना है। और अब रहेगा कि सर मेरे पास तो 2 है, एक पहले भी बनवा लिए थे एनसीएल और अभी भी बनवा लिए हैं, तो अगर 2 एनसीएल बनवा लिए हैं तो दोनों लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक समझिए, ताती तत्वा कम्युनिटी के लोग थे पहले, वो 80 कैटेगरी में आते थे, अनुसूचित जाति में आते थे, लेकिन उसे पिछड़ा वर्ग में कर दिया गया है कोर्ट के आदेश के द्वारा। तो अब आपको पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ही लेके जाना है, यानी कि आपको ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेके प्रस्तुत करना होगा। अगर तत्वा कम्युनिटी से हैं तो, अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। जो SC ST हैं उन्हें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र देना होता है, उसके कैटेगरी में किसी भी तरीके का क्रीमी लेयर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। और रेसिडेंस सर्टिफिकेट इसलिए कि आप बिहार के निवासी हैं, जाति प्रमाण पत्र इसलिए कि आप SC या ST कैटेगरी के निम्नलिखित जाति से आते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ें। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी अपने पिता के नाम से, वही बात है कि जो हर महिला के केस में हर बार पिता के नाम से ही बनेगा, वही लिखा हुआ है। उसके बाद जो EWS सर्टिफिकेट का दावा करने वाले बच्चे हैं जो EWS वर्ग से आते हैं, उसके लिए क्या है कि आय एवं प्रतिपत्ति समान प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो बनता है वो इस पार्टिकुलर डेट के बीच का ही होना चाहिए, यानी कि 23/9/2023 से लेकर के 4/11/2024 के बीच का ही होना चाहिए, ना तो इससे पहले का होना चाहिए
23/9/2023 और ना ही आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4/11/2024 के बाद का होना चाहिए। तो वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, यानी कि विज्ञापन प्रकाशन से 1 वर्ष पूर्व अर्थात 23/9/2023 और विज्ञापन के अंतिम फॉर्म भरने की तिथि 4/11/2024 तक का ही निर्गत होना चाहिए। अब है कि कुछ लोग जो भूतपूर्व सैनिक रहते हैं वो उम्र सीमा में छूट का दावा करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि उसके स्पेसिफिक जो आपके सर्टिफिकेट हैं उसको वहाँ पे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए क्या है, आइए देखते हैं। तो डिसेबिलिटी वाले बच्चों को 4% क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाता है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन उसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत प्रमाण पत्र, संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा, यानी कि पूरे ये अभी प्रोविजनल रूप से सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि जो भी जारी होगा किसके द्वारा, सिविल सर्जन या सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में जो आपकी उम्मीदवारी है वो औपबंधिक रूप से मानी जाएगी, यानी कि आपने सिर्फ सर्टिफिकेट बनवा के दे दिया कि हम 40% या 60% डिसेबिलिटी है हमारी और इस टाइप की डिसेबिलिटी है हमारी, तो उससे वो मान नहीं लेंगे। वो बाकायदे फिर क्या करवाएंगे कि वो जांच करवाते हैं, ठीक है, और जांच करवाने के बाद ही आपका जब मेडिकल होता है और मेडिकल में आकर के प्रूफ करना होता है उन्हें, वो बाकायदे मेडिकल बोर्ड बैठती है, उसको जांच करती है उसके दिव्यांगता को, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो गलत पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए गलत जो है डीक्यू सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। एक होता है परमानेंट डिसेबिलिटी, एक होता है टेम्पोररी डिसेबिलिटी। तो जो अस्थायी दिव्यांगता है उसमें निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में, यानी कि जो आपका पार्टिकुलर पीरियड है उसके बाद अगर आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। आप ये जो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है इसके विषय में विशेष ध्यान रखेंगे। जो टेम्प्रोरी आपकी डिसेबिलिटी है, परमानेंट वाले का तो डेट रहता ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो उसका जानते हैं कि डीएम के द्वारा उसका सर्टिफिकेट जारी होता है, या फिर डीएम नहीं करते हैं तो जो उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जो जारी किया जाता है, तो वो आपको जो है कि उसका सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ वो परिचय पत्र जो मिला हुआ है वही लेके चले जाते हैं, नहीं, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं कि जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं उसके लिए उम्र में छूट का दावा दिया गया है। तो उम्र में छूट का दावा करने के लिए उसको 5 वर्ष का जो छूट मिलेगा, तो उसके लिए जो है कि आपको 5 वर्ष का छूट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पूर्वत वो 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमानी होगी। उसके बाद है क्या कि केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, अर्ध सरकारी संस्थान में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन भी किसी पद पे अगर काम कर रहे हैं या नियुक्त हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके विभागीय अध्यक्ष या समकक्ष पदाधिकारी द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास ये डाउट है कि उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। क्लास में ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बीच बीच में डाउट पूछते रहते हैं, सर मेरा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है। तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है, और नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है हम लोग ने डिस्कस किया ही है। उसके बाद पहचान पत्र, फोटो युक्त यानी कि आधार पैन कार्ड वगैरह लेके जाना है, वो है पत्र 1 में भी, उसको भी बता देंगे क्या क्या लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है उसको लेके जाना है, ठीक है। साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छाया प्रति एक सेट में उम्मीदवार द्वारा स्वअभिप्रमाणित करके जमा करना होगा। क्या करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करना है। फोटो सभी जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे आपके उसको लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, खुद से सिग्नेचर कर लेना है, जिसको कि सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं, उसको देना पड़ेगा। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया होगा, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन संबंधित प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा जो आपने आवेदन भरते टाइम किया था। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4/11/2024 तक निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि कुछ बच्चे जो अपियरिंग वाले फॉर्म भर देते हैं और उनका अगर कम से कम मार्कशीट भी या रिजल्ट फाइनल रिजल्ट भी 4/11/2024 से पहले अगर नहीं आया है तो वो बच्चे मान्य नहीं होंगे,
ठीक है, यही कहना है इसका कि बहुत सारे बच्चे अपीयरिंग में भी ट्राई कर लेते हैं ना, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आए और भर देते हैं, लेकिन उनका डिग्री क्लियर नहीं हो पाता है। एटलीस्ट अगर रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है तब मान्य नहीं होगा। निश्चित रूप से समर्पित करना होगा और कि किसी भी तरीके से अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, ये बात तो आप जानते ही हैं। यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन अपनी योग्यता या अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र आप नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? वो तो फिर पीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, हो सकता है कि आपकी जो कैंडिडेबिलिटी है, अभ्यर्थता है, वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, SC ST वाले क्या करेंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों लेकर के जाएंगे। OBC वाले या EBC वाले क्या करेंगे, अपना NCL सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। उसके बाद EWS भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातनी होने के दावा करने के लिए दस्तावेज लेके जाना होगा। चलिए, जो एक यहाँ था ना पहचान युक्त फोटोग्राफ, यहाँ पे दिया गया है कि क्या लेके जाएंगे। ये तो सब लोग जानते हैं, मतदाता पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अनिवार्य रूप से ले जाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आयोग का कार्यालय आप निर्धारित समय से दस्तावेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, और किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अथवा ब्लूटूथ पेन वगैरह ले जाना वर्जित है, वहाँ पे अंदर में आपको लेके जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप किसी अपने दोस्त को या गार्जियन को, किसी को साथ में लेके जाएं, ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का जिरॉक्स वगैरह करवाना हो तो वो आपका हेल्प कर सकें, अगर ऐसी फैसिलिटी आपके पास है तो। उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत साक्षात्कार आयोजित की जाती है, तो जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ये है आपका प्रपत्र 1। और प्रपत्र 1 को भरना कैसे है, तो उसमें आप जानते हैं आपका जो रोल नंबर है, तो मेंस का रोल नंबर यहाँ पे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, उम्मीदवार अपना पूरा नाम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि RK सिंह लिख दिए, जो आपका नाम है राकेश कुमार सिंह, रुपेश कुमार सिंह, रमेश कुमार सिंह, वो पूरा लिखेंगे, RK सिंह नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी भर सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे आप हिंदी में भरें या इंग्लिश में भरें, लेकिन उसको पूरा लिखना है। ठीक है, माता पिता का नाम, पति का नाम, अगर महिला विवाहित है तो माता पिता का व्यवसाय लिखना है, माता पिता का वार्षिक आय लिखना है, जन्म तिथि। जब देखिए यहाँ पे क्या है कि जन्म तिथि में प्रमाण पत्र की छाया पड़ती, तो आपको जन्म तिथि में कौन सा प्रमाण पत्र लेके जाना है, 10th का सर्टिफिकेट, तो जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके 1 अगस्त 2024 को आपका कितना वर्ष, मास और दिन होता है वो आपको बता देना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे है आपका जो पत्राचार का पता है, ये अस्थायी पता है। आपको यहाँ पे लिखना है कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो अस्थायी पता से ही आपका क्लियर होता है। देखिए, जो एड्रेस होता है वो 2 होता है, एक होता है एक पत्राचार का पता यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस से ही आपका सारा चीज़ होगा, ये सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का लाभ लेना है रिजर्वेशन का, तो बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे अपना जाति लिखेंगे, और जाति मतलब जाति, ऐसा नहीं कि आप OBC लिख देंगे, यहाँ पे जो जाति है आपका वो आप लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दिव्यांगता के बारे में है, क्या भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, अपना हाइट नाप लेंगे। पुरुष उम्मीदवारों के लिए है कि सामान्य स्थिति में छाती का माप लिखना है कि सामान्य स्थिति में कितना है, फुलाने पे आप कितना फुला सकते हैं, वो 5 सेंटीमीटर के आसपास फुलता है कि नहीं, वो छाती वो देखा जाता है। उसके बाद उम्मीदवार का पहचान चिन्ह है, कोई विशेष एक कट मार्क, एक मूल मार्क, ये आपको लिखना है। उसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता देना है, यहाँ पे मैट्रिक, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन अथवा समकक्ष जो भी आपने पास किया है, वैकल्पिक विषय कोड सहित आप देख लेंगे कि आपका हिस्ट्री है तो उसका कोड कितना है। इसी तरीके से किसी विश्वविद्यालय द्वारा अगर आप निष्कासित किए गए हैं तो, नहीं किए गए हैं तो छोड़ देना है। अगर आप किसी आपराधिक कांड में अभियुक्त हैं तो ठीक है, अगर किसी के ऊपर FIR वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हिंदी में और अंग्रेजी में यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और ये सिग्नेचर आपको उम्मीदवार आयोग कार्यालय में उसके सामने करना है, ऑफिसर के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसमें जो भी अब डाउट रह गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के पर्सनल डाउट रह ही जाते हैं, तो आप डाउट पूछ सकते हैं। आज आप लाइव क्लास में भी आके पूछ सकते हैं, या अगले क्लास में भी पूछ सकते हैं सारे बच्चे। ठीक है, देखिए आपका इंटरव्यू 20 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तो अब आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवा लें, अपना ड्रेसेस वगैरह सारा चीज़ें रेडी कर लें। उसके बाद मॉक वगैरह जहाँ पे भी लगा रहे हैं, और जहाँ से भी जो मटेरियल मिल सके, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से या किसी और के इंस्टीट्यूट के माध्यम से, उसे आप ले करके लास्ट टाइम में प्रिपरेशन अपना पूरा कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं कि कोई सोच रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। एकदम मन से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।